ऑलराइट जी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कल हमने देख लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था? लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी है। फाइनेंशियल अकाउंट होता है, वो हमने नहीं करना। कैपिटल अकाउंट होता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एक होता है करंट अकाउंट। दिस इज व्हाट इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर 4 फर्दर अकाउंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हर बंदा समझता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, ये सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज अ स्मॉल पार्ट of balance of payment. Export minus imports of goods. Then there is invisible balance, which is export minus import of services. Then there is primary income. ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? इनकम अर्नड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के अगेंस्ट रेंट, प्रॉफिट, व्हाट डू यू कॉल इट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। और एक बड़ी कंफ्यूजन है जो मैंने बताई थी कल, क्या? रेमिटेंसेज ऑफ नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट्स। ये कंफ्यूजन बहुत दूर करनी है, वरना अगर नॉन परमानेंट शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो थोड़ी देर के लिए गया हुआ है, वो अगर आ गया तो वो प्राइमरी इनकम में, वरना अगर रेमिटेंसेस कहता है तो वो किस में आती है? सेकेंडरी इनकम में। सेकेंडरी इनकम क्या था? मुफ्त के पैसे जितने भी आ रहे हैं। तो ये हमने कल देख लिया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे आ जाए, हेडिंग दे दें। डेफिसिट और सरप्लस देख लिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट और सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस। हेडिंग दे दें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट और सरप्लस देखा। करंट अकाउंट डेफिसिट, this is when the outflow of money exceeds the inflow of money in the current account. This is mainly due to balance of trade deficit, या फिर खाली ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एंड एक्सपोर्ट्स कम है। बात को समझें। करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ा सा ख्याल रखना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इनकम्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ये उसका नेट है, टोटल है। आई बात समझ में? कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि करंट अकाउंट के की कैलकुलेशन किस तरह करनी है। उसके लिए हम थोड़ा सा एक दो एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आप कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट स्लैश सरप्लस, तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस आपसे एमसीक्यूज में अक्सर आपको वो पकड़ा देता है। तो हम वहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी लिखने नहीं करें साथ साथ तो और कब? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, जब सब खत्म हो जाएगा पेपर आ जाएगा। अभी करें। ये आगे भी, ये पहले यही खुला हुआ था। ये online people, can you see the screen? Yes, sir. All right, table shows items of all items on the current account is the balance of payment. What is the value of current account balance? Hurry up, hurry up, hurry up, जल्दी से कैलकुलेटर चला दें। मिनट लगाएं, मैं एक सेकंड वीडियो पॉज कर रहा हूं। एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? ऐड। इंपोर्ट को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को क्या करूं?
ऐड इंपोर्ट को क्या करूं, नेट ट्रांसफर्स क्या दिए में पॉजिटिव, ये ऐड कर देंगे, टोटल निकाल लें। किसी का और आया 13 मिलियन? एक दो लोगों का अगर आ गया तो यही आंसर है। और डेफिसिट आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव? हाँ, -13 मिलियन, 5 आ रहा है। ये तो नहीं है भी, सी ये कह रहा है 5 आ रहा है। कोई करे और बंदा कर रहा है कोई? -5 आ, ऐसे ही गलत करवा रहे हो हमें। वालेकुम सलाम। -5 मिलियन, -5 मिलियन है, 5 मिलियन डेफिसिट। पक्की बात है, -5 आ रहा है, इसी तरह किया है। चलें जल्दी से, पूछ क्या रहा है? एच और जी की वैल्यू पूछ रहा है। एच और जी क्या क्या मतलब? अच्छा जी, ये दिया हुआ एच और जी की वैल्यू जल्दी से। अच्छा, अब रिमेंबर आई टोल्ड यू, क्रेडिट क्या है, इनफ्लो है आउटफ्लो है? क्रेडिट इज इनफ्लो, डेबिट इज आउटफ्लो, और ये टोटल दिया हुआ है। ट्रेड इन गुड्स क्या होता है? ट्रेड इन गुड्स इज बेसिकली व्हाट, योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितनी है? वही तो हमने निकालनी है, वो दी हुई है जी। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स कितनी है? 417006। और टोटल दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है कितना? माइनस दिस मच। डू वी गेट इट? उसको उधर ले जाए, ऐड हो जाएगा। -110196 प्लस 417006। व्हाट इज द आंसर? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव होगा 306810। डू वी गेट इट? ठीक हो गया। इसी तरह एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 204465 माइनस 126, ये पॉजिटिव समथिंग आएगा। 204465 माइनस 126369। हाँ जी, कितना आ रहा है? आंसर आ गया। कर लेंगे हैंडल, पक्की बात है। ये ले, एक और हो जाए। अच्छा, ये फाइनेंशियल अकाउंट अब निकल चुका हुआ है, ठीक है, ये नहीं अभी आप कर सकते। और क्या है, ये भी हो जाएगा, सेम थिंग। कर लेंगे हैंडल। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव है। बल्कि ये आप कर सकते हैं, ये जरा करें ये वाला। दिस इज द लास्ट वन, फिर हम आगे जा रहे हैं। चलें जी। करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट 2005-6 क्या कह रहे हैं? द चेंज इन विच आइटम कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द मूव फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट। सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया सरप्लस से डेफिसिट में जाने को? ये सरप्लस था और ये डेफिसिट में गया है, तो ये कितना गिरा है मुझे बता सकते हैं? ऐड कर दें, 62 372 प्लस 4568, 66940 से ये गिरा है। प्लस समझ आया मैंने क्यों किया? क्योंकि वो गिरा इतना है। पहले वो 62 गिरा, वो जीरो हुआ, और फिर वो और गिरा, फिर वो माइनस में गया।
तो इसने इतना कंट्रीब्यूट किया, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसने उससे कम कंट्रीब्यूट किया, नजर आ रहा है ना। ये 12 और 22 66 से तो छोटा ही होगा, ये माइनस ये ऐड करें 22 प्लस 14 भी छोटा ही होगा इससे, है ना, 66 से तो छोटा ही होगा, इसने तो बहुत कम गिरा है। तो सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया सरप्लस से डेफिसिट में जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरप्लस था और ये अब डेफिसिट हो गया। तो दोनों वैल्यूज को देखना था आपने इसके अंदर। टू बी गेट इट, कर लेंगे हैंडल, कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोगों से। ये अच्छा सवाल है ना, ये है कैलकुलेशन वाला सवाल। हाँ जी, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है मुझे बताएं, ए बी सी या डी। ट्रेड इन गुड्स आता है, करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स आता है, ट्रेड इन सर्विसेज आता है, प्राइमरी इनकम आता है, सेकेंडरी इनकम आता है, कैपिटल आता है, कैपिटल अकाउंट वो तो अलग से अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट आता है। तो कहां तक जाना है, यहां तक। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, सी तक। बात समझ आई, एज सिंपल एज दैट। चले जल्दी से, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालें, हरी अप। नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डालूं, इन्वेस्टमेंट किस में जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट में, वो क्या पूछ रहा है, करंट अकाउंट का बैलेंस। ट्रेड इन गुड्स डालेंगे, ये भी डालेंगे, प्राइमरी इनकम डालेंगे, सेकेंडरी इनकम डालेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स ये नहीं डालेंगे, ये चार चीजें हैं बस। -30 बिलियन, 30 बिलियन का डेफिसिट है करंट अकाउंट। डू वी अंडरस्टैंड दिस, इज दिस क्लियर, पक्की बात है। आ जाए फिर, तो कर लेंगे हैंडल कैलकुलेशन करंट अकाउंट की, या लिखवा दूं, खुद भी कुछ कर लो, लिखवाना क्या है, बस वही कॉपी पेस्ट कर लें, समझ लें। लिखूं, क्या चीजें हो यार, लिखो फिर, किस तरह लिखें, इस तरह लिखो, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऐड होंगी, आते हैं अब्दुलरहमान, इसी बात पे आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स और डेफिसिट्स और सरप्लस का सीन क्या है। वैल्यूज नहीं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है माइनस, यार ये वैल्यू लिखी हुई है, काउंटिंग में नहीं इस तरह करते तुम लोग, बस एक वैल्यू है, बस कुछ भी है जो भी है, बस माइनस करनी है, ये याद रखो। फिर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, अच्छा हम जब अकाउंटिंग पढ़ते थे ए लेवल्स में, हम तो इस तरह ऐड ये बनाते थे, मेरे सर ये बनवाते। अच्छा आप लोग इस तरह लिखते हो ये, और ये लंबा काम है ना यार, बेसिकली एक्स ही एक्स 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 ही लिख रहा हूं मैं भी। वाकई इतना मैंने कभी सोचा नहीं, इतनी गहराई में जी। और फिर क्या आता है, प्राइमरी इनकम ऐड होती है, लेकिन अगर नेगेटिव दी हुई है तो फिर वो आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। सेकेंडरी इनकम भी ऐड करनी है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट करनी है। ये चीज अगर पॉजिटिव आ गई तो सरप्लस है, नेगेटिव आ गई तो डेफिसिट है।
पॉजिटिव का मतलब है सरप्लस है करंट अकाउंट का, और अगर ये चीज नेगेटिव आ गई तो डेफिसिट है। कैसा, कर लेंगे हैंडल? इतनी सी बात है। अब आ जाए, हेडिंग दे दें जी तगड़ी सी, रीजंस फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी अरसे से, मेनली किसकी वजह से? बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से। एक वाहिद अकाउंट है जो हमारा सरप्लस में रहता है हमेशा, वो क्या है? सेकेंडरी इनकम। क्यों? एक रीजन है क्या? रेमिटेंसेस। पाकिस्तान में एक ही चीज है जो आती है, इनफ्लो सबसे बड़ा हमारा रेमिटेंसेस है, तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर है। नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई गवर्नमेंट टैक्स। पैसे जितने बाहर से डॉलर आ रहा है तो वो तो हम 10-10 हाथों से पकड़ने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये जो बेचारे, खैर बेचारे नहीं, वो हमसे बेहतर ही है, लेकिन जो ये मजदूर शजदूर गए हुए सारे गल्फ कंट्रीज में, सऊदीया, सबसे ज्यादा सऊदीया से आती है हमें रेमिटेंसेस। फिर यूके में भी हैं, यूएस में डॉक्टर शॉक्टर हैं, वो भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, तो वो सारा रेमिटेंसेस है। और लेकिन हमारा मेजर मसला क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। क्यों है? सवाल ये है, वाई? क्या बात है, लिखें। हाउ अबाउट इसको इस तरह लिखें, पहला आप लिखें ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, ओवर पॉपुलेशन इन द कंट्री। पाकिस्तान यूज्ड टू बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। हम गंदम, वीट एक्सपोर्ट करते थे, अब हम क्या करते हैं? नहीं, इंपोर्ट नहीं करते, अभी हम जीरो हैं। अभी हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, गंदम आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वीईआर लगाया हुआ, आगे पढ़ेंगे हम, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। अगर माशाल्लाह इसी तरह आप बच्चे पैदा करते रहे, ठीक है, और जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमारा प्राइमरी सेक्टर श्रिंक कर रहा है, ठीक है, फसलों की जगह को आप, एग्रीकल्चरल लैंड को आप अगर हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट करते रहे, तो मार्क माई वर्ड्स, 10 years डाउन द लाइन, 10-15 years, आप नेट इंपोर्टर बन जाएंगे वीट के। तो आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लग पता जाएगा। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? तो मसला क्या है? खुद खा जाते हैं, खुद बचेगा कुछ तो फिर एक्सपोर्ट करोगे ना, दुनिया को दोगे, खुद ही खा जाते हो सब कुछ। ठीक है, नंबर 2, राइजिंग इनकम्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये तो अच्छी चीज है, फिर इससे डेफिसिट क्यों हो रहा है? जीडीपी बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, फर्म ज्यादा कमा रही हैं, तो जीडीपी क्यों बढ़ रहा है? हाँ, जीडीपी बढ़ रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों जा रहा है? यस, हायर इनकम्स ने आपने याद रखना है, हायर इनकम्स लीड टू हायर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, कोई भी फर्म तरक्की करेगी, ओवरऑल मुल्क तरक्की करता है पाकिस्तान, तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ही है। बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली हम किससे बना रहे हैं? 80% से ज्यादा बिजली हम किससे बना रहे हैं? ऑयल से, फर्नेस ऑयल से, नेचुरल गैस से नहीं, फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। और फर्नेस ऑयल कहां से आ रहा है? इंपोर्ट हो, सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल ही हमारा ऑयल है, समझ रहे हैं? तो जब भी मुल्क तरक्की करेगा, और ये तो अनफिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स में आज जब जितने अमीर होंगे आप, उतने आईफोन आप
ज्यादा खरीदेंगे उतने लैपटॉप आप ज्यादा खरीदेंगे, उतने आप टीवी ज्यादा खरीदेंगे, उतने आप V8 मंगवाएंगे, तो फिर यही होगा। डिक्लाइनिंग इनकम्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। एक रीजन ये भी है, अमेरिका में जब भी रिसेशन आता है सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका इफेक्ट होता है? जापान, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनका इफेक्ट होता है। कोरिया, क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। यूएसए में जब रिसेशन आता है, इनकम्स गिरती हैं, तो सबसे पहले उनकी एक्सपोर्ट्स हर्ट होती हैं, उनकी डिमांड, उनकी चीजों की डिमांड गिरती है, उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है। साउथ कोरिया ऐसी चीज एक्सपोर्ट करता है कि कोविड में लग पता गया था, सिर्फ साउथ कोरिया, चिप्स, माइक्रोचिप। याद नहीं है कोविड के बाद माइक्रोचिप का मसला बन गया था, गाड़ियां, फोन, लैपटॉप, सब कुछ बंद हो गया था। साउथ कोरिया और ताइवान, ये सिर्फ दो मुल्क हैं, और अब चाइना है तीसरा, लेकिन चाइना इतना ज्यादा नहीं है। माइक्रोचिप्स के एक्सपर्ट सिर्फ वो हैं। तो वो अगर सोचें उधर से ट्रेड ना आए तो सारी चीजें, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स रुक जाती है हमारी, फोन से लेके गाड़ियां लेके, माइक्रोचिप्स में वो एक्सपर्ट। थाईलैंड और बहुत सारी चीजें करता है। क्यों हंस रहे हो जी? पार्ट्स में, अब पाकिस्तान में आपने अगर नोटिस किया हो, कभी गाड़ी का काम करवाया हो, तो अब जापानी पार्ट तो नहीं कोई आता, जापानीज पार्ट कोई नहीं आता, सारे क्या कहते हैं? अभी मार्केट में बेस्ट स्पेयर पार्ट जो है वो क्या है? वो थाई है, काकू, हाँ। हाँ बहुत, वो सारा, वो तो वो जापानी है ना, वो जापानी टेक्निकली नहीं है, वो जापान से आया हुआ नहीं है, वो चोरी की गाड़ियों से आया है। ठीक है, हाँ, वो चोरी की गाड़ियों की से आया हुआ, स्मगल गाड़ियों से। पार्ट नहीं आ रहा, पार्ट अब थाईलैंड से आ रहा है या चाइना से आ रहा है गाड़ियों का। एनीवेज जी, डिक्लाइनिंग इनकम्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स फारिग हो जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। फिर आता है ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट। ये ज्यादा तब अच्छा समझ आएगा जब क्या होगा, जब हम एक्सचेंज रेट, जो कि कल से हम शुरू कर रहे हैं, पढ़ेंगे। कल परसों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं बता रहा हूं आपको, जिंदगी के आपके सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज रेट शुरू करूंगा जी। एनीवेज, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, वॉट एवर यूके प्रोड्यूसर्स, it will be so expensive for entire world। हम तो हैं ही, हमारे लिए तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, entire world। why it will be expensive for the entire world? Why is that? Because they have a very strong currency, because they have a very strong, वो 1 पाउंड की भी कोई चीज बनाएंगे हमारे लिए कितने की होगी? 400 रुपए की। वो 2 पाउंड की अगर कोई चीज बनाते हैं हमारे लिए कितने की होगी? 800 रुपए की। सेम गोज फॉर यूएस। पाउंड यूएस से ऊपर है, डॉलर से ऊपर है, तो यूके इसीलिए कुछ नहीं बनाता, इतना महंगा पड़ेगा। यूके कुछ भी बनाएगा दुनिया को महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूके की करेंसी कितनी ऊपर है। आई बात समझे? तो व्हेन यू हैव एन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, योर एक्सपोर्ट्स लूज देयर कंपेटिटिवनेस। लिख लें, ड्यू टू, और ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा हमें एक्सचेंज रेट जब हम पढ़ेंगे। ड्यू टू एन ओवर वैल्यूड exchange rate, due to an overvalued exchange rate, exports lose their competitiveness। टेस्ट नहीं है भाई, अब सीधा सीधा मॉक है, उसकी तैयारी करो। जैसे ही सिलेबस खत्म, अगले वीक के एंड पे सिलेबस खत्म, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मॉक है। कैसा? बफर स्टॉक पढ़ा देंगे, और बताएं उसको।
हाँ जी, और बताएं मसला क्या है, फिर पाकिस्तान को सोच लें। पांचवा मसला है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। हाँ भाई, क्यों बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है भाई हमारा? करंट अकाउंट क्यों डेफिसिट में? क्यों है डेफिसिट में? क्यों हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, क्यों? क्या मसला है? बोलो, जो मसला सोच सकते हो पाकिस्तान को ध्यान में रखो। दीज इंक्लूड लो। सर लो वैल्यू एक्सपोर्ट करते हैं और हाई वैल्यू चीजें इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। और क्यों करते हैं? लो प्रोडक्टिविटी, लो एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, सर लो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। लो क्वालिटी। हाउ अबाउट मैं इस तरह लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिख दूं लो R&D स्लैश इनोवेशन। क्या ख्याल है? और जो सोच सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक स्किल्स ऑफ entrepreneurs एंड वर्कफोर्स, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, जो भी आप नेगेटिव सोच सकते हैं लिखते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों डेफिसिट है भाईजान? नेशनल नेचुरल डिजास्टर्स लिख सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स नेचुरल अवार्ड। डिजास्टर से करंट अकाउंट डेफिसिट एज सच नहीं आता। हाउ सर अबाउट, वैसे 2022 हाँ जब आ फ्लड सकते हुआ हैं, था वो तो अंडरस्टूड ही पाकिस्तान है। भर गया। हाँ लेकिन बस मेन यही चार पांच है, एक और आप लिख सकते हैं। लेकिन ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं ना लिखें, बल्कि फैक्टर एंडाउमेंट्स। फैक्टर एंडाउमेंट का क्या मतलब है? इंडाउड बाय गॉड। तेल क्यों सऊदी एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि है, क्योंकि उनके पास है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? क्योंकि हमारे पास नहीं, बात खत्म। हम क्यों आम एक्सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास है। कनाडा क्यों नहीं उगाता आम? ठंडा इलाका है ना, इधर ही गर्मी होती नहीं है उनके पास आम, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? तो ये फैक्टर एंडाउमेंट्स भी एक रीजन हो सकता है कि है ही कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये कोई रीजन नहीं है, ये ना लिखें, ये काट दें। इट्स नॉट अबाउट फैक्टर एंडाउमेंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। ना लिखें, सिक्स काट देंगे। मेन यही पांच है जो मैंने लिख दिए ऊपर। हाँ लिख लिया तो चलो, लेकिन मेन पांच ऊपर वाले। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? आगे आ जाए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, बस, करंट अकाउंट डेफिसिट। वेरी करता है, किसी को माइक्रो आसान लगता है, किसी को मैक्रो आसान लगता है। मुझे तो सारा आसान लगता है। सुन लिए मेरा आसान? वेरी करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी। बल्कि मुझे तो सारा मुश्किल लगता है, इसलिए पढ़ना शुरू कर दें। हाँ जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, आपस में इन सबका लिंक, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप लिख लें इसको। हाँ जी, करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या होगा? जीडीपी में फॉल एज एडी फॉल्स। ये बात समझ आई? एडी क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो इफ there is a balance of trade deficit, what will happen? AD will fall. AD falls, what happens to the GDP?
AD falls क्या ख्याल है? नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट में फॉल, GDP फॉल्स। सर डेट भी तो लेना पड़ सकता है। आ रहे हैं, जा रहे डेट हैं। यस, जा रहे हैं। अच्छा जी, ये दो बातें समझ आ गई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में फॉल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कम हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स कम हो रही, तो एग्रीगेट डिमांड गिर रही है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सर ये कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इन चीजों पे लिख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। करेंसी में डेप्रिशिएट, ठीक है, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर जाएगी, कैसे, ये हमने पढ़ना है आगे। एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो डिमांड ऑफ करेंसी फॉल्स, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑफ करेंसी फॉल्स। बहुत आसान होते हैं, आपके फेवरेट बन जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो ये आपका फेवरेट चैप्टर है दोनों, कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ेंगे, ठीक है। करेंसी में डेप्रिशिएट, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में डिप्लीट इफ इकोनॉमी हैज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या मतलब है इस बात का, देखेंगे बाद में। बस खत्म। a large deficit, a large and consistent deficit of the current account may lead to external debt. Dependency on foreign countries for imports increases, making the economy vulnerable to external shocks. ये बात समझ आई है? ठीक है, आप सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं और आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। बंद किया है ना, फिर अभी हमारे तो हालात बुरे हैं ही हैं, इतने बुरे नहीं है। थाईलैंड वियतनाम का देखा रिसेंटली, बिल्कुल बंद, पैनिक, सारे पेट्रोल पंप्स बंद, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था दोपहर को, आई बात समझ में? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुई है, सारा उनका ऑयल वहां से आ रहा था, सीन ऑफ हो गया उनका। इज दिस क्लियर? वो मैं देख रहा था कि एशिया ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट हुआ है क्योंकि गल्फ का सबसे बड़ा बायर एशिया था ओवरऑल, ठीक है ना। और यूरोप को तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ, वो नॉर्वे से ले रहा है ऑयल ज्यादातर, और पहले यूक्रेन रशिया से ले रहा था, अब वो उधर से ले रहा है, और यूएस तो वैसे ही अपने पे ट्रांसफर हो गया था। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये थाईलैंड, वियतनाम, ये लाओस, ये हम लोग, चाइना, ये हम लोग इफेक्ट हुए हैं ज्यादा। इज दिस क्लियर? चलेंगे।